नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, देखते हैं आज अपन जीवाणु के प्रकार। जीवाणु ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बताया। नामक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने जब बैक्टीरिया को अभिरंजित किया तो उसको दो प्रकार के बैक्टीरिया दिखाई दिए, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मतलब जो बैंगनी रंग के बैक्टीरिया होंगे वो ग्राम पॉजिटिव, जो रंगहीन थे, कलरलेस थे, वो ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया को देखने के लिए एक प्रयोग किया। तो उसने क्या किया, ग्राम नामक वैज्ञानिक ने ग्राम अभिरंजक को काम में लिया, जीवाणु को लिया और जीवाणु को उसने ग्राम अभिरंजक में डाला। ग्राम अभिरंजक के रूप में काम में लिया था क्रिस्टल वायलेट प्लस I2 बिलियन। इनका सॉल्यूशन लिया। जब इनका सॉल्यूशन लिया तो सभी जो जीवाणु थे वो बैंगनी रंग के हो गए। सभी जीवाणु बैंगनी रंग के हो गए। और जब इन जीवाणु को एथिल अल्कोहल से धोया, जब बैंगनी रंग के जीवाणु को एथिल अल्कोहल से धोया गया तो कुछ जीवाणु तो अपन को बैंगनी रंग के मिले, बैंगनी रंग के जीवाणु, और कुछ जीवाणु रंगहीन या लाल रंग के प्राप्त हुए। जो बैंगनी रंग के जीवाणु थे वो ग्राम पॉजिटिव, जो रंगहीन थे वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहलाए। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे उनकी जो कोशिका भित्ति होगी उसने कलर को क्या किया, इस ग्राम अभिरंजक का अवशोषण कर लिया। यानी उन जीवाणु में जो उनकी पेप्टाइड और ग्लाइकेन होगी वो अधिक मोटी होगी और ग्राम नेगेटिव में क्या होगी, पतली होगी। इसके अलावा इस बैंगनी रंग के जो जीवाणु थे ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु इनकी एक खासियत थी, इनकी जो कोशिका भित्ति, उस कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल प्रेजेंट होता है, जबकि इधर टिकोइक अम्ल एब्सेंट होता है। इसके अलावा इसमें वसा एब्सेंट होती है, जबकि इधर ग्राम नेगेटिव में वसा प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होंगे वो हानिकारक होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव कम हानिकारक होते हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन कि जो जीवाणु होंगे वो जनन दो विधि द्वारा करेंगे, यानी कि लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है। जीवाणु में लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्योजन मिलता है। लैंगिक पुनर्योजन का मतलब होगा जब दो जीवाणु आपस में या परस्पर में कनेक्ट होते हैं और अपने जीवद्रव्य का आदान प्रदान करते हैं। फर्स्ट वाले जीवाणु का सेकंड वाले में, सेकंड वाले जीवाणु का फर्स्ट वाले में जीवद्रव्य का आदान प्रदान होगा, लैंगिक जनन नहीं होता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लैंगिक पुनर्योजन। पुनर्योजन पाया जाता है। जीवाणु अलैंगिक जनन द्वारा भी जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में सामान्य जो विधि होगी अनुकूल परिस्थिति के अंदर जीवाणु द्विविखंडन द्वारा जनन करेंगे, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। यानी कि इसमें जो प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तो उसमें जो जीवाणु अपने अंदर की ओर जीवद्रव्य की छोटी छोटी गोलियां बना लेता है,
जब अनुकूल मौसम आएगा, अनुकूल मौसम का मतलब होगा जो तापमान, पीएच, भोजन ये सभी उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो वो एंडोस्पोर या अंतर बीजाणु जो बनाए वो फट जाएंगे और बाहर निकलेंगे, और प्रत्येक अंतर बीजाणु एंडोस्पोर से नया जीवाणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियां सामान्यतया जीवाणु बंधन जनन के लिए देखी जाती है, द्विविखंडन व एंडोस्पोर या अंतःबीजाणु। अनुकूल मौसम होगा तो द्विविखंडन द्वारा जनन करता है और प्रतिकूल होगा तो एंडोस्पोर द्वारा जनन करता है। जीवाणु के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है। तो इसी के साथ अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु कोशिका को कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि ससीम केंद्रिकी कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है और केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर डीएनए पाया जाता है। जबकि बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक सुविकसित होगा, डीएनए होगा यानी कि केंद्रक मिलेगा और उस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और केंद्रक झिल्ली से गिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक की सीमाएं निश्चित होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को उदासीन करने के लिए पॉलीएमिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए को उदासीन करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और डीएनए पर हमेशा ऋणावेश पाया जाता है। उस ऋणावेश का पाया जाना फॉस्फेट, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट पर ऋणावेश होता है, ठीक है। तो फॉस्फेट आयन पाया जाता है। इस फॉस्फेट आयन की वजह से डीएनए ऋणावेशित होता है। ऋणावेश यानी चाहे प्रोकैरियोटिक डीएनए हो या यूकैरियोटिक डीएनए, दो डीएनए में सा ऋणावेशित होगा फॉस्फेट की वजह से। तो बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिका, ससीम केंद्रिकी कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, तो समझते हैं इसको यूकैरियोटिक कोशिका क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो सबसे बाहर को क्या मिलेगा इसमें, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगा, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट, इसमें क्या होगा कोशिका झिल्ली जो घेरे हुई होगी इसको, केंद्रक कोशिका, केंद्रक जो होगा गुणसूत्र रूप में प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली से आवृत होता है। कोशिका तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे अपन को, एकल झिल्ली वाले कोशिका, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका, बिना झिल्ली वाले कोशिका। तो तीन प्रकार के कोशिका देखने को मिलते हैं। एकल झिल्ली वाले कोशिका में लाइसोसोम
स्पीरोसोम, पेरोक्सीसोम, अंतःपर्दवी जालिका वो गोल्जी इकाई, ER, GB, अंतःपर्दवी जालिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB यानी गोल्जी बॉडी। दोहरी झिल्ली वाले में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक देखे जाते हैं। बिना झिल्ली वाले में राइबोसोम, तारककाय, बिना झिल्ली वाले कोशिकाएं होते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो सबसे बाहर की ओर होगा वो कोशिका भित्ति होगी। जैसा कि आपको पता होगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, कवक में काइटिन की बनी होती है। जीवाणु के अंदर पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इसमें पेप्टाइडो ग्लाइकेन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में सेलोज, कवक में काइटिन। और जंतु जो कोशिका होगी उस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, बीच कोशिका के अंदर की ओर केंद्रक और कोशिका द्रव्य में कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे जो एकल झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले होते हैं। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होगा कोशिका के मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होगा वो थोड़ा केंद्र से हटकर मिलेगा, थोड़ा साइड में मिलेगा, ये परिधि की ओर पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी पाई जाती है। इस रिक्तिका की वजह से केंद्रक थोड़ा परिधि की ओर पाया जाता है। तो समझेंगे अपन डायग्राम बनाकर जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका और क्या होती है पादप कोशिका। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं जंतु कोशिका, उसके बाद बनाएंगे अपन पादप कोशिका। तो देखते हैं अपन जंतु कोशिका का डायग्राम। जंतु कोशिका को दर्शाता चित्र। तो जंतु जो कोशिका होगी उसमें सबसे बाहर तो कोशिका झिल्ली, या प्लाज्मा झिल्ली, पाई जाती है और उसके बाहर की ओर सूक्ष्माणु पाए जाते हैं जो चिपकने में सहायता करेंगे, यानी एक जंतु कोशिका और दूसरे जंतु कोशिका में संबंध बनाते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, दो जंतु कोशिकाओं के मध्य का संबंध डेस्मोसोम और दो पादप कोशिकाओं के मध्य का संबंध प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। इसके अंदर की ओर कोशिका द्रव्य बना हुआ होता है और इसी कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका बिखरे हुए रहते हैं, पाए जाते हैं। जंतु जो कोशिका होगी उसमें तारकाई पाया जाएगा, तारकाई। इस तारकायिका का कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। तारकाई पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तारकाई के स्थान पर पादप कोशिका में ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। बीच सेंटर में केंद्रक मिलेगा और यह केंद्रक झिल्ली से गिरा हुआ होगा। बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर जो लिक्विड बना हुआ होगा उसे केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका व क्रोमेटिन जालिका डीएनए के रूप में पाई जाती है। तो इस केंद्रक झिल्ली से ही अंतःपर्दवी जालिका जुड़ी हुई होती है और कोशिका झिल्ली से एक तरफ, केंद्रक झिल्ली से एक तरफ, कोशिका झिल्ली से अटैच रहती है। एक तरह से कोशिका का एक कंकाल
को धारण करवाने में या कोशिकाओं को निश्चित आकृति प्रदान करने में अंतःपर्दवी जालिका सहायता करती है। और इस अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम, इसलिए अंतःपर्दवी जालिका को आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ऊर्ध्वी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊर्ध्वी? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ भी होगी यानी एसईआर चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। इसे चिकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसके अलावा इस कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना यानी शक्तिगण यानी पावर हाउस, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। और कोशिका को जो एक तरह से कोशिका के जो कार्य का नियंत्रक या नियंत्रण करेगा वो केंद्रक होगा। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम इसके अलावा प्रोक्सीसोम, ये सभी पाए जाते हैं। ये केंद्रक, केंद्रिका, क्रोमैटिन जालिका, ये सभी संरचनाएं केंद्रक को बनाने में सहायता करती हैं। इसके अलावा इसमें दो प्रकार के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। एक तो गहरा क्षेत्र क्रोमैटिन जालिका का, उसे बोलते हैं अपन हेटेरोक्रोमैटिन। एक लाइट वाला क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं यूक्रोमैटिन। जो डार्क होगा इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। जो हल्का होगा उसमें डीएनए की अधिकता होती है। तो ये लाइट क्षेत्र और डार्क क्षेत्र को पता करने के लिए जब केंद्र को अभिरंजित किया जाता है, अभिरंजित करने के लिए कहाँ मिलेंगे अपन एसिटोकार्बिन या हिमेटॉक्सिलिन। तो जब अभिरंजित करेंगे तो दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देंगे। एक तो कलरफुल तो हेटेरोक्रोमैटिन, एक इससे लाइट होगा वो यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो हल्का होगा उसमें डीएनए की अधिकता पाई जाती है। जो गहरा होगा उसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार क्रोमैटिन दो भाग में बटा हुआ होगा, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो इसी के साथ कंप्लीट समझ लिया अपने जंतु कोशिका को। तो जंतु कोशिका के बारे में अपन को आगे भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। पादप कोशिका को आप बॉटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर के अंतर्गत अपन पादप कोशिका की बात करेंगे और फिर उसके बाद पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देख लेंगे। और पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखने के बाद फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या होगी यूकैरियोटिक कोशिका। और उसके बाद अपन जंतु कोशिका में ये सभी जो कोशिका आपको अभी मैंने समझाए तो इनको सबको अपन को 1 बाय 1 करके डीपली पढ़ना है। प्रत्येक कोशिकाओं को अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।